है पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी अभी मैंने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन बताया था मैंने। तो विच मिरर इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो उसको हम उत्तल दर्पण जो है उसको यूज़ करते हैं पास से, यानी कि पीछे के चीज़ों को देखने के लिए कॉनकेव मिरर जो है इसका राइट आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि लेंस की पावर का एसआई मात्रक पूछा है, यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो है इसकी यूनिट होती है। तो आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। एमसीक्यू क्या बनेगा कि वाहनों के पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है, यानी कि लेंस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा और आपसे ये क्वेश्चन में आंसर देगा। इसी तरह से एसआई मात्रक क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये एमसीक्यू बनते रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है बनाता है। विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हमेशा बनाएगा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड या स्मॉल भी आप बोल सकते हो। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज, यहाँ पे ह्यूमन आई इज नहीं आएगा, ह्यूमन आई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे यस आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा दृष्टिपटल, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको रेटिना। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। तो आपका एमीटर इज द राइट आंसर। उसके बाद में यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट जो CuSO4 है वो जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आपका कॉपर सल्फेट जो है सल्फेट को विस्थापित करके जिंक को दे रहा है और जिंक सल्फेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। संतरा में हमेशा जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नींबू आएगा तो नींबू में भी यही अम्ल उपस्थित रहता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हमेशा 7 जो होता है वो आपका आंसर होगा। उदासीन विलयन का मान जो है 7 पीएच होता है। ठीक है, पीएच कितनी होती है, 7। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है, CaSO4 इंटू हाफ H2O यौगिक का सामान्य नाम। ये सामान्य नाम आपका जो है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो कभी कभी क्या लिखेगा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या है। तो सूत्र दे देगा, ये आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना है। सामान्य सूत्र ये होता है, कैल्शियम के साथ में यहाँ पे सल्फेट है और फिर पानी है जो कि मिलकर के बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक अधातु का उदाहरण देना है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो एक ही अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में रहती है, यानी लिक्विड स्टेट में रहती है, तो नॉन मेटल भी है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए। यानी कि रे डायग्राम बनाना है जब कॉन्वेक्स लेंस का, जब उसमें वस्तु जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी जाती है। तो आपका जो लेंस है ये हो गया लेंस, इसके पी जो है फोकस दूरी है, और यहाँ पर पी जो है पोल है, यानी कि आपका अक्ष है या सेंटर है, और फोकस दूरी जो एफ है इसके बीच में रखी गई है। ए बी कोई वस्तु, यहाँ पर देखिए ए बी कोई वस्तु रखी गई है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, हमें पता है कि एक रे जो जाकर के यहाँ से फोकस से पास होती है और दूसरी रे जो है यहाँ के इसके पोल से पास होगी और सीधी निकल जाएगी। तो ये कहीं भी जाके नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हुए मिलाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पर देखेंगे ए वाला पॉइंट जो है यहाँ ए डैश के रूप में मिल गया। तो यहाँ से नीचे वाली लाइन जो है बी है और ये बी वाली लाइन यहाँ पे आ गई, तो बी डैश। तो ये इसका इमेज बना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें डायग्राम बनाना था, तो इसको बनाना होता है अगर आपको पता हो। और फिर भी कभी कभी क्या देगा आपको, ये डायग्राम दे देगा, एमसीक्यू के लिए ये डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि ये बताइए कि ये किस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये लेंस कौन सा यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे लेंस जो यूज़ किया गया है कॉन्वेक्स लेंस किया गया है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस यूज़ किया गया है। तो इस तरह से डायग्राम भी बना आ सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो इसमें N2 + H2 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जो है H के साथ आ जाएगा, बैलेंस करना है क्योंकि अमोनिया बन रहा है NH3, तो 3 तो आपके NH है, मतलब H है हाइड्रोजन, और इधर आपका हाइड्रोजन 2 ही है इस क्वेश्चन में। तो 3 बनाने के लिए हमें इसको सही करना पड़ता है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और गुणा में 2 यहाँ पे, तो ये भी 6 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 2N है, तो 2 नाइट्रोजन हो गया। इसी तरह से CH4 + O2 गिव्स CO2 H2O। तो इसमें कौन सा बैलेंस करना है आपको, तो CH4 1 है, तो CH4 हमारा इधर भी आपको देखो C 1 है और H की वैल्यू 4 है, तो 2 तो हाइड्रोजन इधर हो गए। ठीक है, और 2 गुणा और 2 ये रहे, तो 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गए, तो 4 H तो मिल गए हमें। अब ऑक्सीजन कितने हैं इधर, ऑक्सीजन है हमारे पास 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन ये है, तो ये भी 4 हो गए। और कार्बन हमारे पास 1 है जो मेरे को मिल गया था। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। ये जो पिछला मैंने मॉडल पेपर डाला था, कहीं पे हुआ था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका डाला हुआ है, तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता के कारण ही जो है मनुष्य भिन्न भिन्न दूरी पर रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट जो है रेटिना पे बिंब बनाकर देख सकता है। तो यानी कि इंग्लिश में बोलें पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि अभिनेत्र समंजन क्षमता जो एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है इसका। तो जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसी को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो है हम जो दे सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए क्षार प्लस अम्ल जो है लवण प्लस जल बना रहा है। यानी कि आपका क्षार क्या है, ये है आपका क्षार का मतलब क्या होता है, एसिड, ठीक है। तो क्षार ये है आपका, और ये है अम्ल आपका, यानी कि सॉरी ये है आपका बेस, और ये है आपका अम्ल, एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है NaCl लवण बना और यहाँ पे बन गया आपका जल, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन आपको देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरे का अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक, ठीक है, ये है अपवर्तनांक जो है इसका 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय आपको बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.42, यानी कि इसका क्या मतलब है, तो हीरे का अपवर्तनांक अगर 4.2 है, इस कथन से अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2:42 के समान होता है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड will reduce by factor of 2.42 compared to its speed in air। यानी कि कोई चीज़ जो हवा में गति करती है वो डायमंड में कितनी गति करेगी, उसको इस फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोडियम को केरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता है। तो आपको पता ही है सोडियम जो है अतिक्रियाशील होने के कारण वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, और संपर्क जो है वायु का तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम सोडियम को केरोसिन में डुबा के रख देते हैं, ठीक है। यानी कि आप पानी में नहीं रख सकते क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है, क्योंकि पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है, और O यानी कि ऑक्सीजन पानी में अवेलेबल है। पानी में अगर आप डालते हो तो तुरंत ये आग पकड़ लेगी, तो इसको हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इट कीप एक्सपोज टू एयर, इट कैचेस फायर, हैंस टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर दे केप्ट इन इमर्स इन केरोसिन ऑयल। इसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बिंब जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति या साइज आपको ज्ञात करनी है। इस तरह के आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा और आपको बताएगा कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ में प्लेस है, डिस्टेंस है उसकी 20 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो उसका पोजीशन, इमेज और नेचर ऑफ साइज बतानी है। तो इसमें से कोई भी आप पूछ सकता है कि बताइए कि साइज़ क्या होगा। तो साइज़ आपको निकालने के लिए सारी की सारी वैल्यू को फॉर्मूले में डाल करके फिर आपको MCQ में जो आंसर दे दिया गया होगा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने आंसर दिया है, मैं बता रहा हूँ कैसे है। तो यहाँ उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो R है वो हमारे को 30 दे रखी है, यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इंग्लिश वाले लिख लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ हिंदी लिखे हैं वहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे, बस इतना ही करना है। दूसरा दे रखा है फोकस दूरी, F दे रखी है। हमें पता होता है कि इसकी F दूरी क्या होगी किसकी, जबकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी R/2 होती है, तो फोकस डिस्टेंस ऑफ मिरर हो जाएगा। इसके बाद में दर्पण से बिंब की दूरी जो U है हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका उत्तल लेंस है इसलिए माइनस में आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर दे रखी है। उसके बाद बिंब का आकार जो है हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर का है, तो बिंब का आकार यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है। उसके बाद हमें प्रतिबिंब की दूरी जो है हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कहाँ बनेगी वो नहीं पता, और प्रतिबिंब का आकार जो इमेज बनेगी उसका कितना बड़ा या छोटा बनेगा ये नहीं पता। लेकिन हमें पता है क्या, दर्पण सूत्र तो बाई मिरर फार्मूला 1/b में प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। हमारे पास f की वैल्यू पता है और u की वैल्यू पता है। f हमारे को दे रखा है यहाँ पर देखिए R/2, ठीक है, और r हमारे कितना दे रखा है 15, तो 15/2 यानी कि f बराबर हमारे पास 15 आ गया, और u हमारे को दे रखा है -20। तो इस फॉर्मूले में इसको लगा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला जैसे हम इधर पर छाटते हैं, इधर का उधर का इधर लेते हैं, वैसे कर देंगे। और इसके बाद में जब हमारा आंसर आ जाएगा वो 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अतः प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब इसका हम साइज़ निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन यानी कि कैसा बना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इमेज निकालने के लिए m बराबर -v/u होता है। v भी निकाल लिया हमने, u हमारे को दे रखा है, v अभी हमने निकाला था जो कि आपका v/u कर लेंगे तो m बराबर ये है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों v और m की वैल्यू पता है, इन दोनों को रखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से आ गया +3/7, और 30/7 को जब हम m बराबर होता है, ये m की वैल्यू है 30/7, तो m की जगह यहाँ पे रख देंगे। और h डैश हमें निकालना है, तो h डैश निकालने के लिए m वाला फॉर्मूला, अववर्धन वाला फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h अववर्धन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। ये वाला हमें निकालता है मैग्नीफिकेशन यानी कि m निकालने के लिए, और ये दूसरा जो होता है ये h या h डैश निकालने के लिए, या तो ऑब्जेक्ट की हाइट बताने के लिए यानी कि वस्तु की हाइट, या तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज की हाइट बताने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो है प्रतिबिंब का निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है। तो हमें m अभी निकाला, m की वैल्यू m की जगह रख देंगे, और h की जगह हमें 5 रखना होगा, क्योंकि 5 हमें हाइट दे रखी है क्वेश्चन में ही। अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ही 5 मीटर सेंटीमीटर जो है दे रखी है हाइट, ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हमें ऑब्जेक्ट की नहीं प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है, तो बिंब की यानी कि इमेज की जो हाइट निकालने के लिए इस फॉर्मूले में 5 रखा, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 2.14 आई, जो कि 5 से कम है। 5 से कम यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब आभासी सीधा और आकार में 2.14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉल इन साइज हो जाएगी, ठीक है, छोटी बनेगी। इसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है एक ये वाला जो है बीकर, और इस बीकर का नाम आपको बताना है। तो ये डायग्राम आपने देखा होगा, इसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है
ये हाइड्रोक्साइड जो है बनाई गई है, और यहाँ पर जो है बीकर है, ये दूसरा जो है पानी है, और ये CO, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ दे रखी है यहाँ पे, इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम जो है आपको बताना है। तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि सॉरी कंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, कंपोज हो रहे हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ये आपका CaO मिल करके जो है, मतलब बीकर में पानी और CaO मिल करके आपको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे, CaOH देंगे, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये क्विकलाइम जो होता है CO जो सॉलिड होता है, और इसको हम पानी से जब मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का किस किस पे डिपेंड करता है। तो एक करता है वो उसकी लंबाई पे, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। दूसरा है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और तीसरा जो है पदार्थ की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे। और उसके बाद में चालक के तापमान पर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। 11 नंबर के बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों हो जाता है, नहीं होता, ये आपको बताना है। यानी कि एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका आंसर हम बता सकते हैं। और दूसरा जो है इसके और पार्ट में पूछा गया है, उसको बनाएंगे। तो पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे वो हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H+ आयन जो है वो उत्पन्न करता है। जल की अनुपस्थिति में ये आयन उत्पन्न नहीं होते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एसिडिक बिहेवियर नहीं होता। इसको इंग्लिश में बताया तो फिर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ आयन, विच आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर। जब पानी में उनको घोलते हैं तभी वो प्रोड्यूस होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी जब रहेगा नहीं तो ये प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। एसिड्स डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, हेंस डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। ये इसका आंसर हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इसका अथवा पार्ट की बात कर दूं तो अथवा पार्ट में आपको धवन सोडा का जो है फॉर्मूला बताना था, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 होता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। साधारण नमक जो है कॉमन सॉल्ट को NaCl बोलते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। और दूसरा जो है तीसरा आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको CaOCl2 बोलेंगे, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के 3 उपयोग आपको बताने हैं, जिसमें आपका डॉक्टर के द्वारा जो है, दांत के डॉक्टर ये इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में इसका यूज होता है, सोलर कुकर में होता है, टॉर्च की लाइट में होता है। इंग्लिश में बोले तो सेविंग मिरर में होता है, हेडलाइट्स ऑफ मिरर में होता है, यानी कि हेड मिरर में होता है, व्हीकल हेड मिरर में। उसके बाद में ऑफ्थेल्मा स्कोपी जो है उसमें भी होता है। और इसके बाद में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं जो अंतरिक्ष में देखने के लिए, उसके अंदर होता है। 5वां हेडलाइट्स में होता है। उसके बाद में आपका जो हेड मिरर, मतलब वो जो हम कोल की खदानों में जाते हैं ना, वो हेड मिरर है। जो टॉर्च सिर पे लगाते हैं हेलमेट के साथ में, वो वाला हेड मिरर है। बाई मिस्टेक में बताना भूल गया। और छठा जो है सोलर फर्नेसेज में, जो कि वो आपका सोलर फर्नेसेज होते हैं ना, कुकर, उनमें। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बतानी है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखते हैं रिमूवल। जिस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया, वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और क्षय होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है और ऑक्सीजन का जो है आपका रिडक्शन भी होता है और एडिशन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे Cu यानी कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ये कॉपर में टूट गया, इस तरफ आते ही देखिए, इसके इस तरफ आते ही ऑक्सीजन छोड़ गया। और दूसरा जो हाइड्रोजन है इधर आते ही ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि एक ऑक्सीजन दे रहा है और एक ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पे एक जगह अपचयन हो गया, एक जगह ऑक्सीकरण हुआ। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद में अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसके बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक पदार्थ जो है वो 2 भागों में टूट जाता है। तो जैसे CaCO3 है तो ये टूट करके CaO और CO2 बनाता है, यानी कि कोई AB है वो टूटेगा तो A+B बनाएगा। ये मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए बताया। इसके बाद में तीसरा जो पूछा गया है उसने, तो तीसरा पूछा गया है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 चीज़ें डिस्प्लेस होंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया और मैं आपको ऐसे भी समझ, देखो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, जो आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। इनको मतलब हम दोनों को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Ag है ना, NO का त्याग कर देगा, NO को हटा देगा, और यहाँ पे Na जो है Cl को हटा देगा, और दोनों आपस में हटा करके एक दूसरे का ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे Ag से Cl जुड़ रहा है, जो कि Cl Na के Na के पास था, और Na के जो Ag के साथ NO3 था वो Na के साथ में जुड़ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप चित्र के अनुसार समझेंगे तो यहाँ पर जो A और B है और C और D को हम जब मिला रहे हैं तो A और D जो है एक साथ हो जा रहे हैं और B और C एक साथ हो जा रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताइए, AD एक साथ हो गए हैं और BC एक साथ हो गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, जो ओम का नियम लिखना है, इसके प्रायोगिक सत्यापन करना है। आप या तो ये कर सकते हो या फिर अथवा में ये कर सकते हो। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है और इसके निवारण की विधि क्या है। तो मैंने यही कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी। तो निकट दृष्टि दोष जो है, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब भी आपका निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो हमेशा इसमें उल्टी बोलनी है, यानी कि उल्टी चीज़ बोलेगा। यानी कि निकट का मतलब है निकट की वस्तु तो दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं, निकट का मतलब है निकट की तो वस्तुएं आपको जो है जो स्पष्ट
नहीं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो दूरदृष्टि दोष ना होकर के ये कौन सी है, निकट दृष्टि दोष। तो उल्टा होता है, अगर दूरदृष्टि दोष पूछता तो दूरदृष्टि दोष में जो है आपको क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की चीज़ें तो आपको दिखाई देंगी और निकट की जो वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे उल्टा होता है। तो दूसरी चीज़ है निकट की दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो यहाँ पर दो कारण है। लेंस से रेटिना की दूरी जो है बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र के गोले की त्रिज्या बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ हो सकती है लेंस के पृष्ठों की जो है वक्रता बढ़ जा सकती है, यानी कि लेंस का मोटा हो जाना, ये भी है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो इसके निवारण की बात करें हम, तो इसका निवारण जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर जो शॉर्ट साइटनेस जिसको बोलते हैं, इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी द ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस फार अवे, कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट मतलब होता है कि आपका जो दूर के ऑब्जेक्ट है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, कारण जो हो सकता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और दूसरा एलोंगेशन ऑफ आई बाल का बड़ा हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इसका आपका करेक्शन क्या है, तो कॉनकेव लेंस जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके करेक्शन के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको बताना है। और बी पार्ट में पूछा गया आयनिक यौगिकों के 3 गुणधर्म आपको बताने हैं। अथवा में आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया का समीकरण और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के उपयोग आपको बताने हैं। तो जगह कम होने की वजह से ब्लीचिंग पाउडर वाला मैंने नहीं किया, ए और बी पार्ट कर दिया है। आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो ए पार्ट को देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उसके बाद में बी देखते हैं आयनिक यौगिकों के 3 गुणधर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट में है जो वस्तुएं ऑक्साइड, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करती हैं, जो उनको हम उभयधर्मी कहते हैं, यानी कि उनमें दोनों चीज़ें होती हैं। यानी कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 या जिंक ऑक्साइड जो है इसके उदाहरण है। यानी दो ऑक्साइड्स दैट बिहेव बोथ एज एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ से आप सूत्र लिख सकते हो इसका, ठीक है। और बी पार्ट में जो आयनिक यौगिकों की जो बात पूछी गई है कि आयनिक यौगिकों के 3 गुणधर्म आपको बताने हैं। कोई भी गुण हम बता सकते हैं। आयनिक यौगिक जो है ये ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं, यानी कि जो है ये आपके कैसे होते हैं, क्रिस्टल टाइप होते हैं। और इसके बाद में उनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। उसके बाद में जल में सामान्यतः घुलनशील, कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में तो ये घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। यानी कि उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, वे विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि वो जल की अवस्था में, यानी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, जो मैंने बताया कठोर और भंगुर होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे के सारे आंसर हो गए। जीव विज्ञान स्टार्ट होता है यहाँ से। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एमिलीज होता है, ठीक है। एमिलीज होती है सलाइवा जो कंटेन होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, एमिलीज। उसके बाद में एक जीव का नाम जिसमें अवयवीय श्वसन होता है, तो इसमें ईस्ट भी होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, कवक भी होते हैं, यानी कि ईस्ट, सम बैक्टीरिया और पैरासिटिक वॉर्म्स भी आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है मनुष्य के एक उत्सर्जी अंग का नाम जिसका हम वक्र बोलते हैं, किडनी। उसके बाद में नेक्स्ट है हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, बुडिंग द्वारा एंड पुनरुद्भवन द्वारा। उसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, मानव मादा के किस अंग में निषेचन होता है, तो फलोपियन ट्यूब में, यानी डिंब वाहिनी नलिका में। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे सारे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिससे हरे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हमारे अगर होमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो कोशिकाओं और ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और जो है हम थकान महसूस कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम थकान महसूस कर पाएंगे और ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे, और इस कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया रोग से परिभाषित करते हैं। आपकी त्वचा और आंखों का रंग जो है पीला पड़ने लगेगा। इसको इंग्लिश में हम बोले तो एनीमिया इज डिजीज एसोसिएटेड विद इनसफिशिएंट होमोग्लोबिन, यानी कि होमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा, और ये जो है डिक्रीज कर देगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी ढंग से, और जो कि हमें क्या है, थकान महसूस कराएगा, हमारा स्किन का कलर चेंज कर देगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांसें फूलने लगेगी, डिजीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है मानव में वृषण के 2 कार्य आपको बताना है। किडनी के कार्य आपको क्या, वृषण मतलब आपके जो है टेस्टिस, सॉरी वृषण, वृक बोलना है, वृषण मतलब टेस्टिस। तो इसके 2 कार्य हैं, शुक्राणु का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, और मुख्य तरह से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। यानी टेस्टिस के 2 फंक्शन है, टू प्रोड्यूस द स्पर्म और टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, और पर्टिकुलरली मेनली क्या होता है उसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा सकता है कि जो है आपका वृक जो है वो क्या बनाता है, वृषण क्या बनाता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इसके आंसर एमसीक्यू बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लूएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लूएम। तो जाइलम में जो है ये एक निर्जीव उत्तक है, और ये जड़ों से ले जल को और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाते हैं। ये ऊपर की ओर गति करते हैं, यानी जड़ से पत्तियों की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। दूसरा फ्लोएम है। फ्लोएम एक सजीव उत्तक है, ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये जो है नीचे की तरफ गति करते हैं, यानी कि ये ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, पत्तियों से जड़ों की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिखा है जो जाइलम इज ए कंडक्टिव टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाइल फ्लोएम इज ए कंडक्टिव टिश्यू। ये आपका जो है आपका एक कंडक्टिव टिश्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। और उसके बाद में जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूबल मिनरल्स का एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का, और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वो फूड
फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक शुगर और अमीनो एसिड्स का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं अब ये या वाई सेशन में अंतर आपको बताना है एरोबिक और एनएरोबिक जो श्वसन है आपके उनको बताना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल के रूप में दोनों को आंसर लिखा है, जो कि हिंदी मीडियम के लिए इधर है और इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। आमने सामने जो है दोनों में अंतर लिखा गया है, तो आप इसको याद करेंगे इसी फॉर्म में, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पॉज करो वीडियो को और कंप्लीट देख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रक्त क्या है, इसके कोई दो कार्य आपको बताना है। तो रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। तो कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है रक्त कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। ये संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना है आपको। जो है प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट से बना होता है। ये हमारे पूरे शरीर में घूमता है और विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यानी कि दूसरा काम ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना, जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल वगैरह को बाहर करता है। यानी कि ब्लड इज ए फ्लूइड कंडक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। दूसरा इसके कार्य जो हम बताएं तो सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेरियर सेल्स टू द टिश्यूज एंड द टिश्यूज। यानी कि सभी टिश्यूज में वही चीज़ ऊपर जो हिंदी में लिखी वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। और दूसरा है रिमूवल ऑफ एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंसेज सच एज यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। ये उन चीज़ों को बाहर करता है। इसके बाद आते हैं 24 नंबर, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग को कैसे कल्पित किया गया है, ये आपको बताना है। यानी कि हाउ इज स्मॉल इंस्टेंटाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। तो पचा हुआ भोजन जो क्षुद्रांग में अवशोषित होता है, क्षुद्रांग में हजारों उंगली नुमा विलाई होते हैं। इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है और अवशोषित भोजन जो है रुधिर में पहुंचता है। यानी कि इंग्लिश में बोलें तो द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन there are thousands of finger-like projections called villi या villi, due to which their internal area is increases और absorption also increases as the area increases. This absorbed food reaches to the blood. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और 25 नंबर जो है यहाँ पर एक चित्र दिया गया, इसका निरीक्षण करने के बाद में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, यह चित्र किस जंतु से संबंधित है। तो ये प्लेनेरिया से संबंधित है, जिसमें पुनर्जन्म होता है, पुनरुद्भवन होता है। और एक्सप्लेन करना है इस चित्र में दर्शाए गए घटनाक्रम को समझाना है। तो यहाँ पर ये घटनाक्रम मैंने समझा रखा है कि प्लेनेरिया एक चिपटाक्रमी है जिसमें पूर्ण जन्म की बड़ी शक्ति होती है। ये प्लेनेरिया का शरीर अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो शरीर का प्रत्येक टुकड़ा सभी लापता या विलुप्त भागों को विकसित करके एक पूर्ण प्लेनेरिया पूर्ण से पुनः तैयार कर लेता है। अपने शरीर के अंगों को एक पूर्ण सजीव के रूप में वापस जो है पाना जो है पूर्ण जनन कहलाता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है। प्लेनेरिया इज ए फ्लैट वॉर्म पोजेसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस देन ईच ऑफ द बॉडी पीस कैन रीजनरेट इनटू कंप्लीट प्लेनेरिया बाय ग्रोविंग ऑल मिसिंग पार्ट्स। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। यहाँ पे देखोगे अगर डायग्राम को, तो यहाँ पे देखिए एक जो है प्लेनेरिया है, इसको 3 हिस्से में काट दिया और तीनों हिस्सों को अलग अलग लेके गए हैं, तो ये वापस से पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन गया है अलग अलग। एक प्लेनेरिया 2 और 3 एक प्लेनेरिया से ये इनको काटने से 3 प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, तो ये पुनर्भवन या फिर आप इसको बोल सकते हैं रीजनरेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वक्राणु का नेफ्रॉन का आपको चित्र बनाना था, आवश्यकता नहीं है वर्णन करने की। और इसका दूसरा है अमीबा में पोषण जो है विभिन्न अवस्थाओं का चित्र सहित वर्णन करना है। तो मैंने 26 नंबर का ए पार्ट कर दिया, वक्राणु यानी नेफ्रॉन का चित्र जो है ये बना दिया है। तो ये आप देख सकते हैं बना हुआ डाल रहा है मैंने, और इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखाऊंगा, इंग्लिश में चित्र कैसे बनाना है आपको। तो ये जो है पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है, एक पूरा का पूरा दिख रहा है एक पेज पे। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए ये डायग्राम है उसी का, सेम टू सेम डायग्राम है, बस इंग्लिश में नाम है और हिंदी में नाम है। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी जो वीडियो छूटे ना, जिसको आपको मैं हमेशा महत्वपूर्ण वीडियो डालता हूँ और ऐसा कोई वीडियो कोई भी चैनल नहीं डालता। इस चीज़ को आपको गौर करना है। अगर आपको पढ़ना है और विशेष तरीके से पास होना है तो सभी डाले गए पेपर्स को पढ़िए, अपने मासिक परीक्षाओं को बढ़िया से दीजिए, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी पढ़िए। और मैं आपके मॉडल पेपर्स और आपके अर्धवार्षिक पेपर सभी को सॉल्व कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस शांति से धैर्य से इस चैनल पर बने रहना है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कोई वीडियो डालूं तो आपको समय समय पर मिलती रहे। और आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, उस पर आप कभी भी अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, लिया गया है, आप उसको भेज सकते हैं, फोटो बिल्कुल साफ या PDF फॉर्म में।